कोई भी ऐसा इंसान है, ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जो बोले कि नहीं कि मुझे एग्जामिनेशन का टेंशन नहीं होता है या एंग्जाइटी नहीं होता है। हाँ ये है कि वो बाहर से कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आपको फील नहीं होने देंगे कि उसको एग्जामिनेशन का टेंशन हो रहा है। आई बीइंग वन ऑफ देम। मतलब मेरे को भी एंग्जाइटी तो बहुत होता है, टेंशन एग्जामिनेशन का टेंशन तो बहुत होता था। बट कभी भी सामने चेहरे पे लाने नहीं देता था। जैसे हम लोग जब एग्जामिनेशन देने जाते थे तो मोस्टली तो हमारा वेस्ट बंगाल में ही सेंटर पड़ता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ही हूँ मैं। तो हम जब एग्जामिनेशन सेंटर के पास जाते थे तो वहाँ पे आई बिंग ए नॉन बंगाली, हमारे घर में ऐसे हमको खुद से छोड़ देते थे, बोलते थे जाओ एग्जाम देने जाओ। हमारे पेरेंट्स हमको अकम्पनी नहीं करते थे। बट साथ में जब बंगाली पेरेंट्स को जो हम देखते थे, वो उसमें हमारे फ्रेंड्स लोग भी थे। तो वो लोग उन लोगों को जब देखते थे तो क्या करते थे, पेरेंट्स पास पास में उनके साथ खड़े हैं। और बच्चा जो है वो कुछ एक किताब अपने हाथ में लेकर ऐसे स्क्रॉल करता हुआ पढ़ रहा है। और उसके साथ साथ पेरेंट्स उनको क्या कर रहे हैं, वो ऑरेंज कोई खिला रहा है, कोई एक पापा, मतलब साथ साथ में वो स्ट्रॉल पापा मम्मी भी कर रहे हैं बच्चे के। अब बच्चा यहाँ पे स्ट्रॉल किए जा रहा है, आगे पीछे कर रहा है, उसकी मम्मी एक तरह साइड से आगे पीछे कर रही है, पापा एक साइड से आगे पीछे कर रहे हैं। और एक के हाथ में कुछ जूस वूस जैसा है और दूसरे के हाथ में कुछ फ्रूट है और वो खिलाए जा रहे हैं। तो वो परसेप्शन है, तो मतलब दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है, वो इमेज इतना स्ट्रांगली बैठा हुआ है ना, कि हमको लगता था कि हम अनाथ हैं, हमारे माँ बाप है ही नहीं। हमको इतना ऐसा ट्रीटमेंट हमें क्यों नहीं मिला कभी कि हाँ हमारे माँ बाप भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में आ रहे हैं और फिर हमें खिला रहे हैं, तो बट वो चीज़ अभी लगता है कि ठीक है, अच्छा ही था। क्योंकि उससे क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे जितना भी आप पढ़ लो, आपको लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं आपने यार, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसका वो टॉपिक याद नहीं आ रहा, उसका वो टॉपिक याद नहीं आ रहा है। कुछ लगता है कि सब कुछ भूल ही गया आपने। और लगेगा कि यार 2 साल मैंने पढ़ा क्या, ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आएगी। बट जितना ज्यादा आप उस किताबों को खोलोगे ना लास्ट डे के दिन में, आपको ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। तो बेस्ट तरीका है कि आप एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन एटलीस्ट आप अपने किताब कॉपी को बंद कर दो। और उस समय जस्ट मेमोरी बेस्ड रिकलेक्शन जितना कर सकते हो उतने ही कलेक्ट करो। सीक्वेंशली, जैसे मेमोरी में भी आपके चैप्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। जैसे अगर मान लो कि हम मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहली चीज दिमाग में टू डायमेंशन बोलते क्या आती है, प्रोजेक्टाइल मोशन आती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही हम अपने अपने दिमाग में ही उनको जस्ट रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करें कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। एक वाई डायमेंशन का एक एक मोशन होता है, एक एक डायरेक्शन का मोशन होता है। तो अब वाई डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, तो जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिमाग में आया, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जितने रिजल्ट्स हैं वो एक एक बार रिकलेक्ट करते हैं। फिर एक्स डायरेक्शन का मोशन कांस्टेंट है, तो उससे हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं वो एक बार रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर वो सीक्वेंशियली उस चैप्टर में हम आगे आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं। बट ये मेमोरी बेस्ड रिकलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपको कॉपी खोल के फिर से देखने की जरूरत है लास्ट डे। लास्ट डे आप जो देखोगे, ऐसा नहीं है कि वो आपके दिमाग में घुसने वाला है। ये जस्ट आप अपने आप को कंसोलेशन देने के लिए कर रहे होंगे। आप अपने आप को जस्ट बोलने के लिए, नहीं 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 भाई अभी ये नहीं देखा तो नहीं, एग्जामिनेशन बहुत। माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑन है। ओके। तो ये चीज प्लीज मेरी तरफ से एक सिंसियर एडवाइस है कि आप अपने लास्ट डे के दिन, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वाले दिन, एटलीस्ट कोई भी कॉपी किताब खोल के मत देखना। एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगा, उससे कम नहीं होने वाला। अगर अगर आप नॉर्मल रह के थोड़ा बहुत जस्ट रिवाइज कर सकते हो तो कर लो। बट सारे चैप्टर्स को पढ़ने का मुझे नहीं लगता है कि कोई सेंस बनता है। हाँ कुछ इनऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं, या फिर ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस हैं, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं एज सच। और मतलब मुझे नहीं लगता है कि फिजिक्स में आपको कोई चीज़ लास्ट डे देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कुछ रटने का कुछ है नहीं। हाँ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूलाज तो बेसिकली अगर आपको लास्ट डे तक भी याद नहीं हुए तो आगे और याद नहीं होने वाले। तो वो चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह, वो आप एक दिन लास्ट डे के लिए थोड़ा सा रिविजन के लिए बचा के रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते, मतलब रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग एग्जामिनेशन तो देने आप जाओगे, आपको तो बहुत टेंशन होगी। बट आपसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, वो सब उतने ही ज़्यादा नर्वस हैं जितने नर्वस आप हैं। जितने नर्वस आप हैं ना, ट्रस्ट मी, आपके आपके पेरेंट्स आपको बोल नहीं रहे हैं, आपको बस देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। बट आपसे ज़्यादा टेंशन वो फील कर रहे हैं। और फिर आपके टीचर्स भी जो हैं, जैसे हमारे जैसे जो भी टीचर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब वो सब भी बहुत टेंस्ड हैं। बस आपको अभी मेरे चेहरे पे जो हंसी दिख रही है ना, वो हंसी जो है वो उसके अंदर जो समंदर आ रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आई नेवर लेट यू शो इट। बट ये समुंदर है, पता है क्यों? क्योंकि आप जब अच्छा करते हो तो क्या होता है, वो टीचर भी अच्छा करता है। आप जब बुरा करते हो तो क्या होता है, टीचर भी बुरा करता है।
हमारी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस पे बेस्ड है? तुम्हारे ऊपर ही बेस्ड है। तुम अगर अच्छा करोगे तो हम क्या होगा, हम सीना चौड़ा करके बोल पाएंगे भाई मेरे बच्चों ने अच्छा किया। तुम खराब करोगे तो क्या होगा, हमारा सर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, बोले यार हमारे बच्चों ने खराब कर लिया। फिर अगले साल जब गार्जियन आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं पता है, बताइए आपके पास से कितने बच्चों ने अच्छा किया। अब अगर आज आपने, तुम सोचो अगर आपने खराब किया तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि आपके पास तो बच्चे पढ़ के अच्छा नहीं करते। तो वो हम हमारे ऊपर ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो फियर है हमारे अंदर कि भाई हमारे बच्चों ने अच्छा नहीं किया तो क्या, तो वो हमको भी होता है, सबको होता है, सब कोई जो भी आपसे जुड़े हुए हैं ना, हर किसी को हो रहा है। बस ये है कि सिंस आपकी एज कम है तो इसलिए आपके पास रिएक्ट करने के वो ऑप्शंस हैं। और आपसे बड़े जो हैं जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, उनके पास वो रिएक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो क्या करते हैं, बस अपनी एक्सपीरियंस से समझा सकते हैं। तो वही चीज़ आपको बस समझाया जा रहा है कि भाई ये चीज़ें नॉर्मल है। एग्जामिनेशन चाहे जैसा भी जाना है, आपने जो पिछले 2 साल में जो मेहनत करी है, 11 12 का पूरा करिकुलम में जो मेहनत किया है, उसके प्रपोर्शनेट ही रिवॉर्ड मिलेगा, उससे कम नहीं मिलने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि अगर आपने 2 साल अच्छे से मेहनत की है तो आपके एग्जामिनेशन खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं, बहुत लोगों को लेट रियलाइजेशन होती है, तो उनके लिए भी उसके प्रपोर्शन में ही रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया मैं तो, मेरे को 300 में 280 न 290 आ जाए। हाँ, अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो फिर आपके प्रपोर्शन में ही मार्क्स एक्सपेक्ट करो। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमने जो मेहनत करी है, अगर मैंने अगर मॉक टेस्ट वगैरह में मैं 200 250 के आसपास स्कोर कर पा रहा था, तो आगे भी मैं इससे अच्छा ही स्कोर करूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट इन जनरल थोड़े से डिफिकल्टी होते हैं, चाहे कहीं के भी आप ले लें, कहीं के भी के लोगे तो इन जनरल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रखते हैं वो। जो एक्चुअल एग्जाम है उससे थोड़ा डिफिकल्ट रखते हैं, तो फिर आप उससे थोड़ा सा बेटर ही एक्सपेक्ट करोगे। तो जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं वो आपके मेहनत से आए हैं। आगे का स्कोर जो होगा जेई मेंस का, वो उससे बेटर ही होगा, खराब नहीं होने वाला है। अगर खराब हो भी जाता है, अगर खराब हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, अभी आगे जर्नी में तो और भी एग्जामिनेशंस आपके पास बचे हुए हैं। एक तो जेई मेंस का सेकंड फेज होगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल जॉइंट है, फिर अगर आगे जाएंगे तो फिर जेई एडवांस भी है। तो एग्जामिनेशंस तो खत्म नहीं होने वाले, और एग्जामिनेशन अगर मतलब ये जीने मरने की बात ही नहीं होती। एग्जामिनेशन अच्छा जाना या बुरा जाना, ये सब कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी से लिंक्ड है। आप चाहे जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो प्रिपरेशन किया आईआईटी जेई के लिए, बट आई एम नॉट एन आईआईटीएन। एंड दो दिस दिस इज नथिंग टू बोस्ट ऑफ, बट दिस इज अ फैक्ट कि हाँ मैंने तो आईआईटीएन नहीं हूँ। बट मुझे नहीं लगता है कि हाँ मैं किसी भी आईआईटीएन से कम एक लाइफ जी रहा हूँ। मुझे मुझे इनफैक्ट मेरी लाइफ तो मुझे लगता है किसी भी आईआईटीएन से ज़्यादा हैपनिंग लाइफ है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं जो आईआईटी से पास आउट हैं, मैं उनसे जब बात करता हूँ तो वो सभी अपने अपने काम से काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं। बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं अपने काम से स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मेरे काम से मुझे एक स्ट्रेस फील होती है, कभी नहीं होता है। इवन दो माई डे इज एज हेक्टिक एज एनीबडी एल्स। जो भी काम कर रहा है, मैं सुबह सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे अपने घर से निकल जाता हूँ। घर लौटते वक्त मुझे मोस्टली 9 से 10 के बीच में टाइम होता है। तो फिर इसका शेड्यूल तो मेरी बहुत हेक्टिक है, बट मैं इस प्रोसेस को पूरा का पूरा एंजॉय करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ मेरी लाइफ जो है वो खराब चल रही है। बट हाँ, जब एग्जाम खराब जाता है ना, तब तब तो बहुत डिवास्टेटिंग लगता है कि यार ये दुनिया खराब हो गई है, मेरी दुनिया पूरी की पूरी नष्ट हो गई है। अब मेरा जिंदगी में रह के कोई, इस जीवन में रह के कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी फीलिंग आपको उस समय आती है। मुझे याद है कि मेरे जब जेईई के एग्जाम खराब हुए थे, तो मैं आधे घंटे तक फोन पे रोया था अपने भाई के साथ। मतलब उस समय फोन कॉल्स भी बहुत महंगे होते थे। मतलब मुझे लगता है 1 मिनट का बात करने का शायद 3 रुपया लगता था। तो उस समय मैं अपने भाई को कॉल किया था, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस एकदम बिल्कुल, एग्जाम खराब जाता है तो आपको पता तो चल जाता है कि भाई आपकी एग्जाम खराब चली गई है। तो कंटिन्यूअस आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ रोया था अपने भाई के ऊपर साथ फोन करके। और भाई चुपचाप से बस सुन रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला। मतलब मैं कंटिन्यूअस सोचो रो रहा हूँ, खराब हो गया कर रहा हूँ, और वो बेचारा चुपचाप से उधर से सुने जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी बोलेगा उस वक्त तो उसको मुझे कुछ अच्छा नहीं, मुझे कुछ कंसोल कर ही नहीं सकता। मेरी एग्जाम खराब हो गई, कोई बोलेगा भाई तेरी चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, तो क्या ठीक हो जाएगा? उस वक्त कुछ ठीक नहीं होने वाला है। चाहे जितना भी कोई कोई सामने से भगवान भी आके खड़े होके बोल दे बेटा चिंता मत कर ठीक हो जाने वाला है, तो कुछ ठीक नहीं होने वाला, उस मोमेंट पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो ये इट्स जस्ट अ टाइम। टाइम एक होता है जो टाइम आपको बस पास करने देना होता है। वो टाइम जैसे ही गुजरेगा सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगेगा। तो बस मेरी तरफ से ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता ना, या आप भी ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। अच्छा होने के चांसेस हैं अगर आपने 2 साल मेहनत किया है तो। बट खराब भी हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग ही सपोजली अब काम नहीं किया उस समय, ब्रेन फ्रीज हो गया। ब्रेन फ्रीज हो ही सकता है अगर आप एग्जाम के पहले वाले रात को, अगर आप सोएंगे नहीं ढंग से, या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो ही हो ही सकता है कि हाँ आपका दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में फ्रीज कर जाए।
और ये टेंशन पता है सबसे ज्यादा क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी इसको ब्लेम करने के लिए है, क्योंकि हर कोई आपको बस वो एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे जज करने वाला है। क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन अगर अच्छी हो गई है तो सब बोलेंगे दैक दैक कत भालो में कत भालो छेले, सब बोलेंगे। और अगर खराब हो गया तो सब उसको पुट डाउन करने की भी बहुत कोशिश करेंगे, सब बोलेंगे कि है ये तो ভালো ভালো করতে পারতো না, দেখ সারাদিন তো ঘোরাঘুরি করে দেখেছো কেরম কাপড় মানে পরে, এত ছোট ছোট কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন, কিরম মেয়ে কিরम ছেলে, तो वो सब चीज़ तो चलेगा ही चलेगा। बट वही तुम अगर एग्जामिनेशन अच्छा कर लोगे ना, सब वही वहां पे क्या करेंगे, सब प्रेज करने के लिए बैठ जाएंगे, अरे देख देख কত ভালো ছেলে সারাদিন দেখি পড়তে থাকে, এত ভালো ছেলে এত ভালো মেয়ে আমি তো সারা জীবনে দেখিনি। तो वो सारी, ये जो सोसाइटी का जो प्रेशर है, ये कि हाँ सब हमको वल्चर्स की तरह जस्ट वेट कर रहे हैं कि भाई एग्जामिनेशन खराब हो उसके बाद फिर तुम्हारे तो कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, तुम्हारा असैसिनेशन करके ही छोड़ेंगे। तो वो जो प्रेशर फील होता है ना, तो उसकी वजह से भी बहुत टेंशन आता है कि भाई अगर खराब कर दिया तो क्या होगा। बट ट्रस्ट मी ये सब कुछ नहीं होता, द ओनली ओपिनियन दैट शुड मैटर टू यू इज योर पेरेंट्स ओपिनियन, बस और कुछ मैटर नहीं करना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी तो सब सब चाहे जितने भी क्लोज रिलेटिव हो ना, जितने भी क्लोज रिलेटिव, अपने चाचा अपने मामा, सब कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे फेलियर के बाद ना तुमको पुट डाउन करने के लिए तैयार है। और जस्ट तुम अच्छा कर लो उसके बाद सब तुमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस एक माँ बाप है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे फेलियर्स में भी खड़े रहेंगे, तुम्हारे सक्सेस में भी तुम्हारे साथ पैरेलली खड़े रहेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ हाँ अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा, बट बुरा करोगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ ठीक है तूने तो खराबी डिजर्व करते थे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने वो यही बात बोलेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आगे और भी चीज़ें बची हुई है हम उसमें अच्छा कर लेंगे। दिल डेफिनेटली इनकरेज यू टू डू बेटर एंड नेवर पुट यू डाउन फॉर डूइंग बैड इन एग्जामिनेशंस। तो वो एक चीज़ का ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है, और उनको बस ध्यान में रख के बस एग्जामिनेशन हॉल में जाना कि हाँ भाई इनके लिए तो अच्छा करके जाना है मुझे, और बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में आने देना कि हाँ भाई अगर एग्जाम खराब हो गया तो क्या होगा, एग्जाम खराब होगा तो खराब हो गया, अभी क्या करेंगे, उसके बाद तो अभी आगे जिंदगी और बची हुई है उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सारे जीवन में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आईआईटियंस ही हैं। सब 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 आईआईटियंस या एनआईटीज, अच्छे अच्छे एनआईटीज, टॉप एनआईटी से पास आउट, ऐसा नहीं है ना। सब अपने अपने लाइफ में जो भी आप जब भी एक डिसिप्लिन तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करोगे जिस भी स्टेज से, वहां से देखोगे तो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएगी। जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं अपने लाइफ में, जो मोमेंटरी बस इम्पल्सिव चीज़ों में पढ़ाई करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन आया तब पढ़ना शुरू कर लिया, तो उनको ये एंग्जाइटी होना, मतलब उनको उनके लिए परेशानी होना बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, क्योंकि उसमें उनको वो मेहनत का करने का तरीका उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है। बट अगर आप साल भर मेहनत करते हो तो आपका आपका अच्छा होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप सभी बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि पिछले जब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से मुझे लगता है कि ये बेस्ट बैच है जो मैंने अब तक पढ़ाया है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें से 200 के ऊपर में इतने सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, जो हमारे यहाँ हुआ उसके अलावा भी बाकी लोग भी इन्फॉर्म कर रहे हैं मुझे, जो भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी या टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में भी टेस्ट दे रहे हैं, उन सब के स्कोर से मैं अपडेटेड हूँ। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है, और ये सिर्फ स्कोर्स की बात नहीं है कि, क्योंकि हाँ, ये जो बैच है आपकी बैच जो है वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टिव बैच है जो मैंने अब तक पढ़ाया है। क्योंकि मुझे कभी भी ये भी फील नहीं हुआ कि, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी जब लेता था तो भी मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि मैंने ऑनलाइन लिया है, जो कि मैं पसंद नहीं करता, ऑनलाइन बैच लेना मैं पसंद नहीं करता, बट फिर भी इतनी इंटरैक्टिव जब होती है बैच तो फिर वो पढ़ाई मतलब क्लास लेने का मजा भी बहुत आता है टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स के लिए अगर वन वे कम्युनिकेशन होती है तो बहुत मुश्किल काम होता है। बट ये मुझे कभी इस बैच के साथ फील नहीं हुआ। एंड होपफुली कि हम इस बैच से रिजल्ट मतलब अनपैरेलल पिछले कई साल जो भी हमने एग्जामिनेशन में हमारे बच्चों ने दिया है उनसे सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा इस बैच से ही आएगा, ये मैं होपफुल हूँ इस बार के लिए। और ये मैं सिर्फ आपको कंसोलेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख भी पाएंगे। यूजुअली हमारी परफॉर्मेंस मेडिकल में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इंजीनियरिंग में भी थोड़े बहुत रिजल्ट्स आते हैं, बट बल्क रिजल्ट्स नहीं आता है। इस बार तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बल्क रिजल्ट बहुत आएगा, टॉप रिजल्ट्स भी होंगे और बल्क रिजल्ट्स भी आएगा, ये दोनों चीज़ें ही रिपीट हो मतलब होंगी इस बार। और ये आप सभी देखेंगे और आप उस चीज़ के आप पार्ट रहेंगे, ये भी बहुत मज़ेदार सी चीज़ होगी। क्योंकि इस सेलिब्रेशन का तभी मतलब बनता है जब आप उसमें पार्टिसिपेट करें, टीचर का अकेला का सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता है, आप हैं तभी टीचर्स का सेलिब्रेशन का मज़ा भी आता है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप सब अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़ है, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर अभी किस टॉपिक्स पे स्ट्रेस करना है, टॉपिक्स कोई इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है।
आपको सोचो कि टीचर्स को जो भी जो भी एग्जामिनेशन गवर्निंग बॉडी है उसको क्या करना है, 25 क्वेश्चन सेट करना है। और चैप्टर्स कितने हैं, लगभग 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर से अगर 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करनी है उसको, तो किसी एक चैप्टर पे ज़्यादा स्ट्रेस करके दूसरे से ज़्यादा दे नहीं सकता। हाँ बट ये जो क्वेश्चन सिलेक्शन होगा ये कंप्यूटर जनरेटेड होती है, तो फिर कई बार क्या होता है कि वो किसी एक चैप्टर से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है, दूसरे से कम होता है, क्योंकि ये सिस्टम जनरेट कर रही है, ये मैनुअली नहीं होती है। ये सब चीज़ें, क्वेश्चन का जनरेशन जो होता है वो मैनुअल नहीं होता, वो सिस्टम जनरेटेड होता है। सिस्टम में उनके पास कुछ क्वेश्चन बैंक है, उसी से सिलेक्शन हो रही है। तो फिर इससे हो सकता है कि हाँ एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, दूसरे से कम आ जाए, बट ये चीज टोटली रैंडम होगा। चांसेस इसके कम होते हैं, बट ऐसा भी देखा गया है कुछ शिफ्ट्स में कि एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कोई एक चैप्टर से अगर ज्यादा क्वेश्चन भी आ जा रहा है तो फिर उससे परेशान होने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब वो आपने प्रिपेयर कर रखी है। इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने होते हैं। आप कोई भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, डोंट लीव एनी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को कवर करके जाना है, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं किसी चैप्टर का नाम नहीं लेने वाला। कोई बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ है इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत लंबा है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं तो हम क्या मीन करते हैं, हम मीन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और पोटेंशियल का पूरा टॉपिक, कैपेसिटेंस को छोड़ भी देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड पोटेंशियल खुद बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आपको याद हो तो उसमें कम से कम हमें 30 घंटे लगे थे। और 30 घंटे का अगर कोई टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो फिर उसमें ऑब्वियस है ना कि 2-3 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने एक क्लास में खत्म किया है, 1 से 1.5 क्लास में, 1.5 क्लास शायद लगा था हमें। तो 1.5 क्लास में जो चैप्टर खत्म हो रहा है, अगर उससे अगर एक क्वेश्चन आ जा रहा है तो मुझे तो लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सोचो 2-3 क्वेश्चन भी अगर आ गए 30 घंटे के लेक्चर में, और यहाँ 1.5 लेक्चर्स में अगर एक क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है, तो फिर तो वो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो फिर चैप्टर वाइज ऐसा कोई मतलब ये बोलना वो बहुत ही गड़बड़ होगा कि हाँ हम किसी एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, या वो फिर वो कम इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बिल्कुल मत करना। एग्जामिनेशन जब भी दे रहे हो, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है बट फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। एग्जामिनेशन जब आप देते हो तो एग्जामिनेशन देते वक्त आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को एक साथ सीक्वेंशियली सारा अटेम्प्ट नहीं करना होता है। आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन आपको अपनी औकात बताता है। या तो वो अपनी औकात बताएगा या तुम्हारी औकात बताएगा, राइट। दोनों चीज़ें हो सकती है कि अपनी औकात बताने का मतलब भाई देख ले ये तेरे से हिलने वाला नहीं है, और तुम्हारी औकात बता रहा है मतलब कि भाई नहीं ठीक है तुम अच्छे हो, ये भाई ये तो मैं बहुत ईजी सा क्वेश्चन हूँ। तो फिर दोनों केस में आपको वो अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो फिर आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को जज करना है। अगर ऐसे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सिंगल शॉट में झटपट से कर पाओगे, सिंगल शॉट में मतलब वो हार्डली 30 to 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन होगा, वो आप कर पाएंगे, ये डेफिनेट है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ 50% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको सबसे पहले सॉर्ट आउट करके कंप्लीट करना है, और ये तीनों चैप्टर के लिए करनी है, तीनों सब्जेक्ट के लिए करनी है, फिजिक्स के लिए भी करनी है, केमिस्ट्री के लिए भी करनी है और मैथ्स के लिए भी करनी है। एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन जो एक सिंगल शॉट में हो जाए, वो वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करना। अगर आपको वन क्वेश्चन नंबर 1-2 अगर ऐसे मिले हैं तो वो 1-2 करो। 3-4 ऐसा नहीं मिला है तो उसको छोड़ दो। 5-6 वैसा मिला तो 5-6 को कर लो। तो ऐसे छोड़ छोड़ के पहले करते चले जाना है। एक बार ये वाला सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया, उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है हो जाएगा, बट थोड़ा सा शायद टाइम लगे, मे बी 2-3 मिनट लग जाए। तो इनको अब आप सेकंड सेट में करेंगे। और थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके चांसेस बहुत कम है, 1-2 क्वेश्चन ही शायद आपको मिलेगा पूरे के पूरे पर सब्जेक्ट। जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपने एकदम बिल्कुल नए देखे होंगे, कि आपने पिछले पीवाईक्यूज वगैरह में या फिर कहीं पे भी नहीं देखा है। तो फिर वो उसमें उसमें कुछ एक नई लेवल ऑफ थिंकिंग में भी आपको जरूरत पड़े। सब कंसेप्चुअल ही होगा बट वो शायद आपको देखा हुआ क्वेश्चन ना हो, तो उसमें मे बी आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे, मे बी 4-5 मिनट लग जाए। बट टाइम मैनेजमेंट तो फिर वैसे ही होगी ना, कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मिनट के अंदर होने वाले हैं, कुछ 1-2 मिनट के अंदर होने वाले हैं, कुछ 4-5 मिनट के अंदर होने वाले हैं। तो एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि 4-5 मिनट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप शुरुआत में करके फंस ना जाए। जो चीजें छोड़नी है आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चीजें छोड़नी है उसको छोड़ देते हैं। यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू समबडी, जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा। ये एक लाइफ लेसन भी है आपके लिए, सिर्फ क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। किसी को आप जबरदस्ती पकड़ के अपनी लाइफ में रख नहीं सकते। जिसको जाना है उसको हम जाने देते हैं, उसको पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, और पेन ही देगा हमारे लाइफ में, वो बढ़ा उसको रिलीव नहीं कर सकता। तो वैसे ही क्वेश्चंस के साथ भी है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको दिमाग से करना है, दिल से नहीं करनी है। दिल से और दिमाग से करने का डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि सपोजली मेरी मोशन इन वन डायमेंशन बहुत अच्छी है, सपोजली मैं बोल रहा हूँ कि एग्जांपल पे बोल रहा हूँ। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है मोशन इन वन डी की, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए और आपने देखा है कि आप ऑलमोस्ट उसमें 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। अब एग्जामिनेशन में एक 1 डी का क्वेश्चन आ गया, आप जंप कर गए रहे और ये तो मेरा एकदम बिल्कुल होने वाला क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकता मैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो क्वेश्चन करते वक्त आपने देखा कि यार ये तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है।
मैं कर रहा हूँ बट इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। फिर आपने क्या क्या बोला, अरे यार ये कैसे, ये तो मेरी अच्छी टॉपिक है। अब आपको क्या हो रहा है, अब ईगो पे लग रहा है कि यार ये कैसे क्वेश्चन कैसे छूट रहा है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक का था। तो उसके बाद फिर आपने फिर से उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया, फिर से देखा आंसर नहीं मैच किया, फिर से अटेम्प्ट किया। अब आप इस प्रोसेस में क्या कर रहे हो, आपको पता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई नहीं देखने वाला है कि आपने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किए हैं। ओवरऑल टोटल स्कोर मैटर करेगा आपका, कि आपने टोटल कितना क्वेश्चंस किया है वही मैटर करेगा। ढंग से किया है मतलब ऑब्वियसली किया है बहुत सारा, बट सारा गलत कर दिया तो क्या फायदा है, मतलब आपने अच्छे से किए हैं कितने क्वेश्चंस वही मैटर करता है। तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई टाइम वेस्टेज नहीं करनी है, चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक का हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिपरेशन है, बट फिर भी अगर आंसर नहीं मैच किया, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं ना, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि बाद में रेक्टिफाई भी करती है बोर्ड, या फिर उसके लिए ग्रेस मार्क्स दे देती है, या फिर उसको रिमूव कर देती है। तो वैसे क्वेश्चंस में आप फंस ना जाए। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, तो बेस्ट तरीका है उसको छोड़ो, भागो वहां से, और उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बोलते हैं भाई भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो बोलेंगे आपको भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अगर आपका क्वेश्चन फंस रहा है, आपको लग रहा है कि आपने ठीक किया है और कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रही होगी मे बी, तो उसको हम रीविजिट कर सकते हैं ना, बाद में रीविजिट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तो इंश्योर करें कि पूरा का पूरा पेपर हम खत्म कर पाए। ऐसा ना हो कि भाई हम बाद में लाके जाके रोएं कि अरे यार आप पीछे की तरफ तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस थे, वो तो हम देख ही नहीं पाए, इधर ही टाइम फंस गया। तो फायदा क्या है। ये विजडम एटलीस्ट आपको होना चाहिए ना, कि कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। अगर ये विजडम ही नहीं जनरेट कर पाए हो इतने दिन में, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो एटलीस्ट वो काम मत करना कि हाँ भाई गलत क्वेश्चन में आप फंस के रह जाओ और फिर टाइम वेस्ट करते करते रह जाओ, तो वो प्लीज छोड़ना सीख लो। कुछ लोग ये भी करते हैं, तुक्का बहुत लगाते हैं। तुक्का भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव तुक्का अगर है तो फिर ठीक है। कैलकुलेटिव तुक्का का क्या मतलब होता है, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी, आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जा रहे हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर चीज का कौन सा हो सकता है ये फाइंड करना है, तो कौन सा नहीं हो सकता है आपने ये निकाल लिया, और अगर उससे एलिमिनेट हो गई तो फिर ठीक है। बट अगर आप फाइनली भी अगर दो ऑप्शन पे फंस गए हो कि भाई अब इन दोनों में एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो ब्लाइंड तुक्का तो बिल्कुल मत लेना। ब्लाइंड तुक्का लेने से चांसेस नेगेटिव मार्किंग के ज़्यादा होते हैं। हाँ बट दो दो मतलब दो दो अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रिपेयर कर रहे हैं। सोचो, एक है जो टॉप रैंक्स के लिए भी एस्पायर कर रहे हैं हमारे बीच में, और एक है जो जस्ट सोच रहे हैं कि नहीं भाई किसी तरह से 150 200 भी आ जाए तो ठीक है। तो अब दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर वो जो टॉप रैंक के लिए एस्पायर कर रहा है, मे बी सोचो कि वो 280s 90s तो श्योर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा स्कोर क्या होने वाला है। तो 280s 290s के आसपास आप हो, और उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं जो कि आप तुक्का ले सकते थे। तो तुक्का लेने में उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती मतलब कोई हार्म है, क्योंकि 200 जो आप उस टॉप लेवल पे जब आप जाओगे 280 90 के आसपास का स्कोर पे जाओगे, तो उसमें डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि जितने स्टूडेंट्स 280 प्लस या 290 प्लस जा रहे होंगे, वैसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे नेशन वाइड ही मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर आप 200 के आसपास का स्कोर लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, उसमें डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होंगे। तो डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे एक एक मार्क्स पे क्या होगा, रैंक का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो वहां पे जो 200 के आसपास स्कोर कर रहे हैं उनको मैं एडवाइस नहीं करूंगा तुक्का लेने के लिए। बट जो 280 के आसपास चले जा रहे हैं और वो एक दो क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उन लोगों को वो चांस ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर 280 आप स्कोर कर ही रहे हो, 280 लेटर से 280 स्कोर कर रहे हो, एक दो अगर आपने गलत भी कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, 278 पे स्कोर रहेगा आपका, तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट 200 से अगर 198 होगा ना आपका स्कोर, तो उसमें आपका परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, मतलब रैंक में आपका काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए दोनों के लिए वो एडवाइस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा आप अपने विजडम पे आप काम करना। बट ब्लाइंड तुक्का तो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा। थोड़ा कैलकुलेटिव तुक्का अगर कर रहे हो तो कर लेना, बट वो भी सबके लिए नहीं एडवाइसेबल है। ठीक है। तो ये तो कुछ मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको अगर अपनी तरफ से कुछ फील हो रहा है तो आप बताइए कि जो चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैं अपनी विजडम से अगर कुछ बोल पाऊँ आपके लिए। बताओ, आपको कुछ बोलना है, अगर कुछ भी जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, सर मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, कुछ भी। हम्म। बोलो बोलो। तो मतलब ये टेंशन हो रहा है कि मॉक टेस्ट में जितना आ रहा है उससे बहुत कम आ जाएगा एक्चुअल एग्जाम में। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होने वाला। मैं ये लिख के दे सकता हूँ तुम्हें कि मॉक टेस्ट से ज्यादा आएगा, मॉक टेस्ट से कम नहीं आएगा। ये तुम अपना अभी अभी तक का एवरेज, जिस सबके लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी कोई अपना मॉक टेस्ट का अपना एवरेज स्कोर निकाल लो। और उससे इन जनरल आप देखना कि कम से कम भी तो 10% आपका स्कोर, मतलब एटलीस्ट 10% या 7-8% तो स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग कि आप अगर किस तरह के इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे रहे थे। फिर जी का टेस्ट दे रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। फिर जी के टेस्ट में तो मतलब जेई मेंस के नाम पे वो एडवांस के भी टेस्ट ले लेते हैं। तो उसके टेस्ट का तो कोई कोई माँ बाप नहीं है, बट बाकी सब एटलीस्ट थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड पे रखते हैं, थोड़ा सा जेई मेंस के हाई स्टैंडर्ड पे, तो स्कोर इन जनरल सबका ही बढ़ने वाला है, ये मैं श्योर हूँ।
मतलब हमारे टेस्ट में भी आप देखोगे तो क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट इजी स्टैंडर्ड का ही रखा था। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रहे थे आपको। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो उसी 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 के आसपास आप एक्सपेक्ट करो, और उससे थोड़ा सा बढ़ के, बट घटने नहीं वाला है, किसी का नहीं घटेगा, ये चिंता मत करो आप। ठीक है, किसी का नहीं घटने वाला है। और ये टेंशन में तो घट ही सकता है, ऑलरेडी बहुत हाँ, डर लग रहा है वहां टेंशन पर में, टेंशन में। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक चीज नोटिस करी है, अभी जितने भी एग्जाम आपने अब तक दिए हैं, जितने भी सोचो, चाहे वो स्कूल का एग्जामिनेशंस हो या फिर आपने मॉक टेस्ट कहीं के दिए हो, कहीं जाके दे रहे हैं। जैसे घर में देते हैं तो हम यूजुअली बहुत रिलैक्स होते हैं, घर में टेंशन नहीं होता एग्जाम देते वक्त। बट द मोमेंट यू आर सपोज टू गो टू एन एग्जामिनेशन हॉल, तब आपको थोड़ा सा टेंशन आता है, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो। और वो टेंशन तब तक रहता है जब तक आपके हाथ में वो पेन एंड पेपर शुरुआत नहीं हुआ है। एक बार पेन एंड पेपर शुरुआत हो जाता है, मतलब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गया है, और अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लिया है। अब बताओ मुझे कि उसके बाद क्या टेंशन रहता है। नो कुछ सर। तो ऐसा होता है, मतलब जैसे वो प्रॉब्लम टाइम इज ट्रेवल कर गए दूसरों हो। को देख के ज्यादा डर लगता है। लाइक मैं, लाइक व्हाइल आई एम गोइंग देयर, हम्म। लाइक व्हेन आई एम बाय माई सेल्फ, तब आई एम फोकस्ड कि ठीक है, आई डू, लाइक मैंने पढ़ाई की रखी है, सब ठीक होगा। देन आई सी समवन एल्स, वो हम्म। सब मतलब खुद में डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं। जो मतलब मैं जब मॉक टेस्ट दे रही थी जाके, तब मैं दूसरों को देखे वो ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, वो फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट। तब मुझे लगा अच्छा मैं तो सब भूल गई, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये देख कर ज्यादा डर लगता है। नहीं तो ये तो मैंने तुम्हें बोला ना, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है ना, क्योंकि बेस्ट चीज़ होता है कि आप एग्जामिनेशन का डिस्कशन किसी से ना करें। आप कोशिश करो कि आप जब 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 भी एग्जामिनेशन सेंटर में, तो ऑब्वियसली आपको पहला पहुंचना पड़ेगा। बट अपने आप को ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे क्राउड नहीं है, क्योंकि क्राउड जहाँ ही होगा ना, वो लोग क्या करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। 10 लोग मिल गए तो वो लोग क्या करेंगे, अरे भाई तू ईटा पोड़ी चीज, अरे भाई ईटा पोड़ी चीज, अरे तू ईटा जानीस, वो ईटा जानीस, वो करेंगे। और उस चक्कर में क्या होगा ना, तुम सुनोगे, तुमको लगेगा अरे यार ये तो मैंने भी, मैं ये भी भूल गया हूँ, मैं तो वो भी। और एग्जामिनेशन का लास्ट डे में सबको ही फीलिंग आता है कि भाई भूल जाने का फीलिंग सबको होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल गए हो, ये बस मतलब जस्ट वो टेंशन में हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है कि हाँ तुम भूल चुके हो, ये बस इल्यूजन है जो तुम्हारे सामने क्रिएट हो रहा है। इसलिए अपने आप को उस, मुझे एग्जामिनेशन के 8 दिन पहले से ही लगता है सब कुछ भूल गई नहीं, हूँ। अरे बाबा ये और ज्यादा एग्रवेट होता है। देखो 8 दिन पहले से ही सबको लगना शुरू होता है, बट ये 8 दिन के बाद 7 दिन जब होगा तो और बढ़ेगा, 7 दिन के बाद 6 दिन बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। जब काउंट डाउन होता है ना, तो डाउन डाउन होने पे जैसे जैसे आप क्लोजर बढ़ोगे एग्जामिनेशन डे के, उससे और बढ़ेगा। तुमको अभी जो लग रहा है ना, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वाला दिन तुम देखना अपना हार्ट बीट तुम सुन पाओगे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, स्टेथोस्कोप लगाते हैं तब सुनते हैं ना, तुमको अभी बाहर से ही आवाज आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो धप 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 कर रहा है। हाँ वो सर, मुझे अब लग रहा है। तो Sir, वो, my paper is tomorrow, first lot. और फर्स्ट स्लॉट आज से, वाह, Yes, sir. तो फिर तो तुम्हारा तो, तुम्हें तो अभी लिटरली अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही होगी, दे रही है नहीं दे रही है? Yes, sir. तो স্যার देखो, আমার কাল দুপুরবেলা। हाँ तो सोचो, हमारा होता ही है। तो ये वाली फीलिंग्स तो बढ़ने वाली है। तुम उन लोग को पूछ लो, तुमको अभी तुम्हारा एग्जामिनेशन थोड़ा लेट है तो तुमको थोड़ा कम लग रहा होगा, बट जिनका कल है ना, उनका भी बैंड बज रहा होगा कि भाई की हवे वो हो रहा होगा उनके साथ। बट ये चीज, बस आपको बट ये चीज मैं सिंसियरली आप सबको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, सेंटर में देखना कि एक ग्रुप होता है जो एक साथ फॉर्म करके रहता है, और वो लोग आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, उस ग्रुप से सबसे दूर रहना। और कोशिश करो हेडफोन वेडफोन लेके जाने के लिए, ताकि मतलब म्यूजिक इतना लाउड सुन रहे हो कि आपको आसपास का नॉइज ही सुनाई ना दे। वो बेस्ट तरीका होगा कि भाई दूसरों को आवाज ही नहीं सुनना है मुझे। अभी एग्जामिनेशन हॉल में जब जाऊंगी तो बस अपनी अपने ही जितना प्रिपरेशन किया है उसी के बेसिस पे ही जाएं, अब दूसरों का आवाज ना सुने। उसके बाद एक बार गेट के अंदर जाओगे, उसके बाद तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं होने वाला है। और एग्जामिनेशन हॉल में तो तुम्हें ऐसे लोग भी दिखेंगे, एग्जामिनेशन देते वक्त भी दूसरों को मत देखना, इधर उधर मत देखना कि भाई ये क्या कर रहा है, भाई वो क्या कर रहा है। उनको देखोगे तो झूठ का परेशान होगे, क्योंकि उसको नहीं भी आ रहा है तो भी वो क्या करेगा, प्रिटेंड करेगा बहुत अच्छा करने का। सोचो तुम एग्जामिनेशन दे रहे हो और तुमने किसी की तरफ ऐसे टर्न किया और उसने तुम्हें देख के कैसे कर दिया, क्यों चे ऐसे कर दिया तुम्हें, तो तुम और भी टेंशन आ जाओगे, अरे बाप रे ये क्या कर रहा है, ये तो इतना इतना चिल्ड आउट है, इसका तो बहुत अच्छा जा रहा होगा, मेरा तो इतना टेंशन में हो। तो किसी की तरफ देखना मत, बस अपने स्क्रीन पे फोकस करो, अपना नोटपैड देखो, अपना पेन चलाओ, चुपचाप से वहां काम करते रहो। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे तो बहुत सीरियस है ना, उसमें इधर उधर के देखने की जरूरत नहीं है, और किसी से बात नहीं करना। ठीक है? Sir, in the हाँ। mains, আমার so তো what is যেরকম the kind of rough sheet you get? Like single pages or notepads? नहीं नहीं, नोटपैड्स मिलता है आपको, नोटपैड्स मिलेगा। अच्छा, okay. ठीक है, छोटे छोटे স্যার नोट। আমার যেরকম একেবারে লাস্ট ডেতে আছে, তো हाँ আমি हाँ। কি আমার আগের যারা যারা সবাইরা পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে, তো আমি সেগুলো দেখে কি কিছু ইনফার, মানে সেগুলো কি नो नो, কিছু কি ইয়ে করা যাবে, রিডিউস नहीं করা যাবে? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं।
आपको ये सब चीज़ें अभी जिनका भी एग्जामिनेशन लेट में हो रहा है उनको भी ज़्यादा अभी जिसके जैसे कल से शुरुआत हो जाएगा तो आपको 22 का फेज में क्या है, फर्स्ट फेज में क्या है, सेकंड फेज में क्या है, उसको देख लें। तो वो थोड़ी आपके आपके फेज में आने वाला है, तो उसको देख के क्या फायदा होने वाला है आपको? वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कभी तो सॉल्व आप नहीं करेंगे? हाँ। जब वो जो मतलब कल का या परसों का होगा सब वो पेपर सॉल्व नहीं करना है ना? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। आपने PYQs लगा लिए हैं सारे, सारे शिफ्ट के नहीं सारे नहीं सारे लगा लिए हैं? नहीं नहीं। तो फिर बेवकूफ़ ऐसा। की तरह काम कर रहे हो। सारे शिफ्ट के सारे फेज के हमको PYQs लगाने थे, अभी तक वो नहीं लगाया, बेवकूफ़ की तरह काम कर रहा है और बोलता है कि हाँ 2025 में जो आ रहा है, 2025 में फर्स्ट फेज में जाएगा वो तुम्हारे फेज में क्यों आने वाला है? तो क्यों रिपीट करेंगे क्वेश्चन को वो? इतने सारे क्वेश्चन। एलिमिनेशन की वो लोग तो दे दिए, अब हमको नहीं देंगे ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ। क्या 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 नहीं नहीं नहीं। अरे तो हाँ टॉपिक मतलब जो 2025 के पहले में आएगा वो तो बाद में नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, ये चीज तुम गलत सोच रहे हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन आ गया जिसमें एक स्फेरिकल शेल का क्वेश्चन आ गया, तुम वही वही कंसेप्ट पे बेस करके दूसरा क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। वो क्वेश्चन नहीं आएगा बट दूसरा क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो फिर सर कंसेप्ट तो रिपीट होता है। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट तो रिपीट होंगे ही होंगे। हाँ कंसेप्ट तो अरे सारे ही रिपीट होते हैं हाँ, कोई सारे रिपीट बहुत। होंगे। अरे भैया अब बोल रहे हैं कि EMI में अब लेंजेस लॉ पे क्वेश्चन आ गया, तो सर उसके भी फेज में आया, देखिए मेरे फेज में भी आया, आपने तो बोला नहीं रिपीट होगा। अब ये कौन सा बात हुआ बताओ? अब EMI में लेंजेस लॉ पे नहीं देंगे क्वेश्चन तो किस पे ले देंगे? वैसे सिलेबस से सारे शिफ्ट्स के लिए सेम ही है तो हाँ, वही ठीक तो है। मैं बोल रहा हाँ हूँ। वही। तो इसे बट ये मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप क्योंकि इससे ज्यादा क्या होगा ना, आप ज्यादा परेशान होंगे और अननेसेसरी का टाइम वेस्टेज भी बहुत करेंगे। आप इंटरनेट पे क्या करेंगे, दूसरे दूसरे जगह का आप सर्व करोगे कि वो क्या क्या दिखा रहे हैं, वो क्या क्या, क्योंकि अभी तो बेसिकली मतलब जो मेमोरी बेस्ड रिकलेक्शन होता है स्टूडेंट से, उसी के बेसिस पे तो क्वेश्चंस देते हैं वो। तो मेमोरी बेस्ड कलेक्शन पे क्वेश्चन जब देंगे तो फिर ऑब्वियसली उसमें उसमें भी एरर होने के चांसेस होते हैं। अननेसरी क्यों करना है वो? आपके पास जो थ्योरी से बेस करके PYQs लगा लो वो सफिशिएंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। उससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इस साल का ही इस शिफ्ट का करना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो बेकार का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करिए। सर बोलिए। सर ये नोटपैड कितना पेजेस है रफली दे सकते हैं? बहुत होता है वो, सफिशिएंट होता है, वो सफिशिएंट होता है, उसके लिए कोई स्कार्सिटी नहीं होता है। मतलब वो कभी भी कम नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक अगर है। कम भी पड़ेगा तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, वो कोई परेशान होने की बात नहीं है। उसको लेके टेंशन मत लो। बट हाँ यही है कि हाँ, हैंड राइटिंग का फॉन्ट थोड़ा छोटा छोटा रखना। सोम, तुम्हारी हैंड फॉन्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, नोटपैड जनरली छोटे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू तुम्हें हो सकता है, क्योंकि तुम एक पेज से दूसरे पेज में जब जाओगे तो तुम्हें वो कन्वीनियंट नहीं लगेगा। हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी है तो। ठीक है, हाँ सर मैं ध्यान रखूंगा। तो छोटा छोटा लिखना है। सुमित तुम पूछ रहे थे कुछ? सर वो जैसे ठंड लग रहा है डर से, डर के मारे। सर वो सर सर वो जैकेट। मैं सर मैं पूछ रहा था कि वो एक्चुअली वो जो सर वो मैं कहीं तो सुना था कि 6 पेजेस देते हैं, इसलिए पूछा तो। नहीं नहीं, वो सफिशिएंट होता है। वो मांगने से फिर और भी दे देंगे यार। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ क्वेश्चन के पेपर रफ शीट नहीं देंगे, रफ शीट तो दे ही देने वाले हैं। तो एक मॉक में किया था रफ शीट ज्यादा नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, मांगने से तो रफ शीट दे देंगे वो। अब अभी इन्विजिलेटर अगर खड़ूस सा मिलेगा तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना अभी वो। हाँ रिजिड हो जाएगा कि भाई नहीं देंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे? ठीक है सर। मतलब जनरली ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ आप रफ शीट मांगे और रफ शीट ना मिले आपको, ऐसा नहीं होता है। सर और एक चीज पूछना था कि वो मतलब जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जैसे मेरा शिफ्ट का हो गया तो हम्म। डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऐसे मेमोरी बेस्ड आंसर की तो बना ही देंगे, तो उससे हाँ, वो मिलाना है कि मतलब चेक करना है। थोड़े दिन में तो रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। देखो मतलब अपनी प्रिपरेशन नॉर्मली रखो। मुझे लगता है कि मेमोरी बेस्ड इंस्टीट्यूट्स के जब रिजल्ट्स देखोगे, मतलब आंसर कीज मिलाओगे तो ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ मिल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो गलत देते हैं, बट ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। बट सारे सॉल्यूशंस पे रिलाई करना ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशंस कई बार गलत भी होते हैं। तो वो तुम्हें थोड़ा सा विजडम आ भी जाएगा। कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अगर तुमको दिखाई भी दे जाए तो फिर वो हम्म। टीचर से कंसल्ट करके तुम्हें वो क्लैरिफाई कर लेना है कि भाई ठीक है या नहीं है। बट ठीक उसके है पीछे सर। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत क्रूशियल सा चीज़ है। अगर उसके हाँ। पीछे तुम अगर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भाई हम्म। इसका आंसर इधर से मिलाते हैं, उधर से मिलाते हैं, उधर से मिलाते हैं, तो फिर खराब चीज़ है। बट अगर किसी एक जगह से मिलाना है तो मिला लो और फिर उसको बंद कर दो। ठीक और है अगर सर। नहीं तो जस्ट वेट करो कि हाँ फाइनल जब रिलीज होगा आंसर की, तभी प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगा, उसके बाद ही हम देखेंगे। बस वही ठीक है चीज़। सर। ओके। ठीक है सर। ओके। एज थैंक लॉन्ग एज यू कैन स्टे नॉर्मल, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ कर सकते हो करो। मतलब ठीक अगर है। आंसर मिला के नॉर्मल रह सकते हो तो उसी से नॉर्मल मिला लो, और अगर आंसर बिना मिलाए नॉर्मल रह सकते हो तो बिना मिलाए नॉर्मल रहो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नॉर्मल रह के पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई बंद नहीं करनी है। हाँ आप, हाँ सर। है ना कि आपका हाँ एग्जामिनेशंस है, फिर आपके पास सेकंड फेज का, फिर JEE मेंस है, फिर आपका वेब जी है।
तो एग्जामिनेशंस तो बंद नहीं हो रहे हैं ना अभी, अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। हाँ हाँ सर, वही। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। सर मीन्स ये फर्स्ट स्लॉट के बाद, लाइक फर्स्ट जो अटेम्प्ट है इसके बाद, अगर सपोज मेरा डिसेंट हो गया, हम्म। तो तब क्या मैं सेकंड के लिए अलग से पढूं या फिर डायरेक्ट एडवांस्ड के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दूं? दोनों पैरेलल करना पड़ेगा। अगर आपका डिसेंट हो गया है तो फिर आप पैरेलली दोनों प्रिपरेशन करेंगे। देखो, एक है कि अगर आपको पता चल गया कि आप 280s 290s में जा चुके हो, तो फिर उस केस में आपको सेकंड फेज नहीं नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इन जनरल आपको जनरलाइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप 280s 290s पे जा चुके हो तो फिर उस केस में आपको सेकंड शिफ्ट ऑफ मेंस के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप 200s में भी हो तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना कि हाँ 200s को आप 250s में कन्वर्ट करूँ, राइट। आई शुड नॉट बी हैप्पी विद 200s, राइट। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको जेई मेंस के जो, अगर आपने मॉक्स नहीं लगा रखे हैं, मतलब पीवाईक्यूज नहीं कंप्लीट किए हैं, तो सारे शिफ्ट के पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करने हैं और साथ साथ में जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन पैरेलली रन करना है। तब उस केस में आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। बट जो 280s 290s पे चले जाएंगे उसको एकदम एडवांस पे फुल फ्लेजेड उतर जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है सारे कंसर्न्स मैंने एड्रेस कर दिए और आपके कोई और कंसर्न्स तो है नहीं, बस यही है कि सर हम। एक छोटा लॉजिस्टिकल क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बोलो। सर एडमिट कार्ड पर एक तो जगह है जहाँ पे एक फोटो लगाना नीचे है बिफोर रीचिंग द सेंटर, एक कॉर्नर में भी एक ब्लैंक स्पेस है, हाँ फोटोग्राफ नीचे लिख के, उधर भी लगाना पड़ेगा क्या फोटोग्राफ? हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे भी स्पेस दे रखा है वहाँ फोटोग्राफ लगा के जाओ। ठीक है। जहाँ भी स्पेस दे रखा है फोटोग्राफ लगा के जाना है, उस पर छोड़ना मत। ओके सर। बेकार का ही बाद में परेशानी करेंगे। ठीक ठीक है है। सर। हम्म। फोटोग्राफ में तो चश्मा होगा ही आपका। हाँ सर। हाँ हाँ, तो चश्मा जो भी, तो चश्मा पहन के ही जाना है ना। अब चश्मा हाँ मत सर। भूलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ अरे कुछ लोग होते हैं, इसमें चौंकने की बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चश्मा भूल जाते हैं और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे वो चश्मा लेके भागने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोग भी हैं। हम मतलब जो रिपोर्ट हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब एक स्टूडेंट था, वो लास्ट टू लास्ट ईयर, वो चश्मा ही ले जाना भूल गया। उसके बाद फिर वो आधा रास्ते से फिर भाग के गया, फिर पीछे, उसके बाद फिर चश्मा लिया, फिर वापस गया। अब उस तरह के सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको क्या होगा, परेशानी होगी ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन हॉल पे समय से पहले पहुंच जाना, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अभी एग्जामिनेशन 9 बजे है और उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम वैसे कितनी है अभी। सर सेकंड शिफ्ट के लिए 1:30। सेकंड शिफ्ट, हाँ। 1:30 फर्स्ट शिफ्ट तो के फिर लिए सर साढ़े 8:30। साढ़े फर्स्ट नौ शिफ्ट के लिए 8:30 है। यस सर। तो फिर एटलीस्ट 8:15 तक पहुंच जाने का कोशिश करना, ठीक है। डोंट वेट फॉर 8:30, क्योंकि आप 8:30 का प्लान करेंगे तो ट्रैफिक जैम हो गया तो 8:45 हो जाएगा। और उसके बाद फिर बेकार का आपको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने नहीं देंगे, फिर आप परेशान होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में आप टेंशन फ्री एंटर कर पाओ, ये बहुत बड़ी सी बात होगी। अगर आप बहुत भाग भाग के भी अगर एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो ना तो टेंशन रहेगा, उस केस में आप एग्जामिनेशन अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो इस दिन थोड़ा सा एटलीस्ट पहले एंटर कर जाना। जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उसके लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर वो रात में जागे भी रहेंगे तो सुबह में सो जाएंगे, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन हॉल के लिए चले जाएंगे। बट जिनका सुबह का शिफ्ट का एग्जामिनेशन है उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो रात में थोड़ा सो रहे हैं। रात में थोड़ा जल्दी सो जाना, तो एटलीस्ट कम से कम 4-5 घंटे का तो नींद हो। आप लोग ज़्यादातर लोग तो नॉकटर्नल हो चुके हैं कि रात भर जागे रहते हैं। तो उसके लिए अब सुबह का एग्जामिनेशन अगर सोचो आपका 9 बजे का है, आपको 8:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है, तो इन जनरल आपको 6-7 बजे तक तो उठ जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग 6-7 बजे सोने जाते हैं, तो 6-7 बजे अगर सोने जाओगे तो उसके इसमें सोचो, अगर वो आदत है आपको तो फिर आप एग्जामिनेशन में कैसे हेल्दी माइंड के साथ कैसे जाओगे, थके हुए माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे। तो रिजल्ट खराब होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं ना, कि भाई ठीक है अब उसी में ब्लैंक आउट हो जाएगा आपका। तो एटलीस्ट आप जिनको रात रात भर जागने की आदत है और फर्स्ट शिफ्ट शिफ्ट पड़ा है, एटलीस्ट आप एक दिन पहले थोड़ा सा आराम से सो जाना। और एक दिन पहले अगर पढ़ाई बंद कर दोगे तो अपने आप ही वो चीज़ थोड़ा सा जल्दी नींद आ जाएगा, बट अगर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। सर मेरे सर फोटो ट्वेंटी में एट ना ट्वेंटी चश्मा। नाइन्थ का 28-29 को जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनका एडमिट कार्ड अप्रोक्सीमेटली किस डेट में निकलेगा? ये मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी लोगों का कब आया है, 22nd वालों का कब आया है एडमिट कार्ड? 20th को। 20, 20th को तो 2 दिन पहले, और क्या, तो दो। नहीं, 20th को आया था। 19th या 19th 20th को ऐसे लाया कुछ दिन था। 19 एक दिन 19th पहले, था कल तो नहीं 19th आया था था। 19। আরে ঠিক আছে, বেরিয়েছিল তো কোনো हाँ हाँ, একদিনে। वही अभी হ্যাঁ স্যারের যেদিন লাস্ট মক টেস্ট ছিল ওই দিন বেরিয়েছিল। हाँ दो हाँ। हाँ, दो इसको तीन याद है। दिन तो लगता है बस, वो हो गया और क्या, 2-3 दिन में पहले आ जाएगा। तो तुम्हें क्या अपना एडमिट कार्ड देखने कहते हैं, एक्साइटेशन हो रहा है क्या? हाँ। वो कौन सा मॉर्निंग का है या फिर इवनिंग का है, वो जानना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। स्लीप शेड्यूल तो बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, अब उसको लेके भी जस्ट अपन, मतलब अगर अगर तुम्हारा मॉर्निंग शिफ्ट भी पड़ जाएगा तो भी उसके पहले एटलीस्ट सोने का आदत डाल दो अभी सही।
तो क्यों इतना इतना वेट करना है कि भाई जब एडमिट करना है। रात कोशिश को कर नींद रही नहीं हूँ आना था लेकिन अभी। हो नहीं रहा है, बहुत दिनों से कोशिश कर रही, टिल 7:30 ला पाई हूँ कि 7:30 को जाती हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं हो पाता। नहीं, एग्जामिनेशन का टेंशन तो अपने आप करा देगा ना। अभी तक तो एग्जामिनेशन का वो फियर नहीं आया था ना। तब एग्जामिनेशन के फियर की वजह से अपने आप हो जाएगा। आप रिलैक्स होते हैं इसलिए नहीं उठते हैं। जब टेंशन होगा तो अब जैसे फ्लाइट पकड़ना है तो तुम्हें मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं फ्लाइट। तो तुमको पता है ना कि भाई ये तो फ्लाइट मिस हो जाने के चांसेस है, तो अपने आप भागने लगोगी। फ्लाइट में सो सकते हैं, पर एग्जाम में थोड़ी सो सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में सो नहीं सकते। सर हाँ हाँ, बोलो सर बेटा। वो सुबह को मतलब ज्यादा उठने के लिए तो फिर रात को नींद नहीं आता ना, वो तीस अरे तो पैंतीस देखो, नींद प्रॉब्लम क्या है कि तुम आधे घंटे करवट लेते हो, सोचते हो नींद नहीं आई तो नींद नहीं आई। अरे तुमने अपना स्लीप साइकिल बिगाड़ रखा है। तो 1 घंटे करवट लो, आंख बंद करके बस लेटे रहो, 1 घंटे करवट लो, 1.5 घंटे करवट लो, और ऐसे गाने बजा दो जो कि तुमको नींद अपने आप दिला दे। या फिर जैसे जिस रात में थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रेस्ट वॉक करके आ जाओ, थक जाओगे। एक एक घंटे पापा के साथ ही वॉक कर लो जाके। रात में खाना खाने के बाद अपने आप थक जाएगा बॉडी, फिर सो जाएगा। और सो गए, फिर उसका सुबह उठ के चले जाना एग्जामिनेशन हॉल में। बट तुम्हारा क्या है कि तुम सोच रहे हो कि एग्जाम बेड में पड़े और नींद आ जाए। बेड में पड़े और नींद आ जाए, ये सबके पास वो ब्लेसिंग नहीं है। मेरे पास है वो ब्लेसिंग। मैं बेड में जैसे ही पढ़ूंगा मुझे नींद आ जाती है। बट तुम्हारे पास वो ब्लेसिंग नहीं है ना। तो तुमको थोड़ा सा करवट तो लेना पड़ेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे करवट लोगे, फिर उसका सो जाना। हम्म। ठीक है, अब सर ऐसा कभी आदत नहीं है। बोलो बेटा। हाँ, बोल रहा था कि मेरे कोई भी फोटो में ना चश्मा नहीं है, क्योंकि मुझे चश्मा बाद में लगा था। कोई प्रॉब्लम करेंगे क्या एग्जाम हॉल नहीं में नहीं नहीं, इसको उससे लेकर? कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बस उस समय चश्मा, जब वो इन्विजिलेशन कर रहे होंगे इन एग्जामिनेशन हॉल में, बस एक बार चश्मा खोल के उनको दिखा देना। अच्छा, कि नहीं वो इंसान हो। ठीक है। सर मेरा जो मिस्टेक्स हो रहा है फिजिक्स में वो तो सब सिली मिस्टेक्स ही हो रहा है, तो कैसे अवॉइड करूँ? सिली मिस्टेक्स को आप पढ़ के, जैसे ऑफलाइन जब होती है ना बातें, तो फिर बहुत आसान होता है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। जैसे हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं। कीवर्ड्स जैसे क्या हुआ कि जैसे क्या फाइंड करना है, क्या नहीं फाइंड करना है, जैसे ट्रू फाइंड करना है, फॉल्स फाइंड करना है। तो वो चीज़ों को हम अंडरलाइन करके क्या कर सकते हैं, मतलब वो हाईलाइट कर सकते हैं। तुम अगर देखोगे, मैं इन जनरल जब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करता था तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता था कि एक क्वेश्चन को हमने रीड किया, तो रीड करने के बाद अगर 7-8 लाइन का भी क्वेश्चन है तो उससे कुछ डेटाज निकलते हैं, वो डेटाज हम लिख लेते हैं ना। और उसके बाद फिर क्या फाइंड करना है या क्या नहीं फाइंड करना है वो भी लिख लेते हैं साथ में। कि जैसे एक लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड करना है, तो हमने एल लिख लिया और इसको इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब वो फाइंड करना है हमें। तो वो चीज एक आर्ट है जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ आता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन का डेटाज आपने कलेक्ट किया अपने रफ पैड में। और उसके बाद फिर वहीं पे ही लिखा कि क्या निकालना है या क्या नहीं निकालना है, वो भी लिख लिया करो। क्योंकि यू डोंट हैव दैट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइनिंग द क्वेश्चंस ना, आप स्क्रीन पे रीड कर रहे हो और उसके बेसिस पे आंसर कर रहे हो। तो स्क्रीन पे आपने जो भी रीड किया है उसको शॉर्ट में आपने डेटाज कलेक्ट कर लिए और फिर वो अंडरलाइन कर दिया कि भाई उसी में हाईलाइट कर दिया कि क्या निकालना है मुझे और क्या नहीं निकालना है मुझे। वो चीज़ों का ध्यान रखना। इस पे भी बहुत, पता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा डर नहीं होता है। डिफिकल्ट ज्यादा डर किससे होता है पता है? सिंपल क्वेश्चन से ज्यादा डर होता है। सिंपल क्वेश्चंस में आप ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को ओवरकम नहीं कर पाते। जैसे मान लो एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, और सीरीज एलसीआर सर्किट में मैंने एक्सी और एक्सएल डेटा ऐसा दिया है कि एक्सी और एक्सएल सेम आ गया। अब अगर एक्सी और एक्सएल सेम आ गए, मैंने पावर फैक्टर पूछा। पावर फैक्टर आपको पता है R/Z होता है, तो Z की वैल्यू R हो गई तो 1 मार्क कर दिया आपने। बट आपने क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ा। मैंने क्या पूछा था? पावर फैक्टर ऑफ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मैंने सर्किट में बना दिया था R और L का कॉम्बिनेशन। अब R और L का अगर कॉम्बिनेशन है और उसका मैंने पावर फैक्टर पूछा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ इंटायर सर्किट। तो बॉक्स का पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z ऑफ दैट बॉक्स। और Z ऑफ बॉक्स क्या होता है? √R² प्लस XL² हो जाता। नाउ दैट वुड नॉट हैव बीन इक्वल टू R। तो क्वेश्चन को पूरा रीड करना वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप ध्यान रखें। आप आधा अधूरा क्वेश्चन को, जैसे व्हाट इज द पावर फैक्टर, बस इतना ही पढ़ा, उसके आगे का लाइन ही नहीं पढ़ा क्योंकि आपको लगा यार वो तो रिडंडेंट डेटा होगा। तो वो नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को अज्यूम नहीं करना है कि आपने क्या किया है पहले। अरे ये तो पहले का किया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आज के कोचिंग के टाइम पे, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि हम क्वेश्चन को खुद से प्रेडिक्ट करने लगते हैं एज अ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन तो यही पूछ रहा होगा। और वही चीज मेरे जैसे अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो वो आपको उस चीज पे फंसाएंगे कि तुम जो सोच रहे हो मैं तुमको वही दूं, बस लास्ट में डेटा थोड़ा सा बदल दूं, ताकि तुम फंसो उस चीज में। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि हम जो एग्जामिनर है हमारे लिए, हम उनसे थोड़ा सा बच के रहें और उनके जाल में ना फंसें। कि ठीक है कि यू माइट बी स्मार्ट बट आई एम स्मार्टर। वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
और ऑब्वियसली आप स्मार्टर हैं प्रीवियस जनरेशन से। अगर अगला जनरेशन स्मार्ट नहीं होगा तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? सो यू ऑट टू बी स्मार्टर देन दी प्रीवियस जनरेशन। तुमको मेरे से ज़्यादा स्मार्ट रहना ही पड़ेगा, तभी तो तुम आगे बढ़ाओगे दुनिया को। और नहीं तो फिर तो हम वापस से मिडिएवल एज में चले जाएंगे। ठीक है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि आप लोग अभी एटलीस्ट हंसते हुए दिख रहे हो मुझे। जब क्लास स्टार्ट, अभी हमने सेशन स्टार्ट किया तब बहुत लोग थोड़े से ग्लूमी ग्लूमी दिख रहे थे। रजन, अभी भी आप ग्लूमी दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, आपका कल एग्जाम है इसलिए ना, आपको हार्ट बीट सुनाई दे रहा है आपका, इसलिए। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी टेंशन मत लो। संजय बोलो बेटा, क्या हुआ? सर एडमिट कार्ड में जो पासपोर्ट फोटो है वो हाँ। तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो जगह तो बहुत छोटा है ना एडमिट कार्ड में। अरे ऑलमोस्ट अपना मुंडी काट सकते हो ना, उससे मुंडी काट लेना बस। अच्छा। ठीक है, उतना डाल देना, तुमको शोल्डर वोल्डर दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मुंडी काट लिया बस, उतना काफी है। ठीक योर है सर। फेस शुड बी आइडेंटिफिएबल। ठीक ओके। है। हाँ सर। ठीक है, तो चलो। मेरा तो 3 दिन पहले से ही हार्ट बीट सुनाई दे हाँ हाँ, वो कल 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 तुम सुनना, कल तुम बताना, कल का हार्ट बीट का सुनना, तुम देखना तब रहा। सर तुम। मैं सुबह हार्ट अटैक से नींद से उठा हूँ। हार्ट अटैक से नींद से उठा तुम? हाँ सर। अब वो तो मुझे लगा था कि आज एग्जाम है। ओ अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा? हाँ। तो मुझे तो पता नहीं, ठंड लग रहा है बहुत। तो तुम विंटर वेयर्स पहनो ना भाई। ठंड अरे लग रहा है तो विंटर वेयर्स पहनो ना, अभी ये कोई सा लॉजिक हुआ? विंटर सर मुझे वो तो जैकेट नहीं पहनने देते, सुना है सेंटर में उतार उतार लेते हैं। हाँ सर, वो कर लेंगे क्या? चक्कर मतलब जैकेट पैकेट नहीं उतार देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा तो नहीं और होता सर चप्पल पहन के जाना पड़ेगा ना, क्लोज हाँ, फुटवेयर चप्पल भी पहन के अलाउड नहीं जाना है। है। पहन के पड़ेगा। जाना, ओपन सर ओपन स्लीपर्स पहन के जाना पड़ता है वो। ट्रांसपेरेंट ठंडे पेन, ठंडी में सर वो मुझे चप्पल। समझ में नहीं। लाइक मैं जो वो यूज एंड थ्रो पेन में क्या छुपा कर ले जाऊंगी, वहां पर ट्रांसपेरेंट हाँ, कहाँ से? ट्रांसपेरेंट पेन हाँ लाना। मतलब उसके अंदर लोगो चिट्स ले जाते हैं आई गेस, तो इसके ये लिए। जाता है तो चीटिंग यूज करने एंड वाले। थ्रो, वो 1 रुपए का यूज एंड थ्रो तुमको पेन ये में कैसे? यूज कर। अरे चीटिंग करने के बहुत स्कोप होते हैं। जैसे अभी तुमको दिख रहा है मेरा, एटलीस्ट तुमको तो ये तो पता है मेरा हेयर नेचुरल है, बट ऐसे भी होते हैं लोग विग पहन के जाते हैं। अब विग पहना है तो बाहर से थोड़ी पता चलता है कि ये विग है। अब विग के नीचे में उसने छुपा रखा है तो क्या करेंगे? सर, वो तो कैसे मतलब पता? चेकिंग तो के टाइम मैं तो में बाल कान वाल के पीछे खींचेंगे छुपा क्या? कर ले जा सकती हूँ। ले जा सकती हो, ले जा सकती हो, बट वहां पे वही वही चीजें, वो तो उनकी एक्सपर्टीज फील्ड है ना, कि भाई वो तुमको पकड़ ही लेंगे जब तुम वो चीजें करके जाओगे तुम तो। सर, तो सर हम चेकिंग लोग के टाइम अलाउड में है तो बाल वाल एग्जाम में। खींचेंगे क्या? नहीं नहीं, बाल बाल नहीं खींचने वाले के भाई। सर तुम सस्पिशियस काम कर रहे हो तो मैंने बाल वाल नहीं खींचने वाले तुम्हारे। सर सर एक क्रॉक्स चीज पहन और के जा पूछना है। सकते हैं। सर वो लोग ड्रेस कोड में लिखे थे कि ये अलाउड नहीं है ज्वेलरी, तो हाँ। गर्ल्स के लिए स्पेसिफाई कर दिए थे, पर सर मतलब हाथ में जो भगवान का ब्रेसलेट है सर, उसको भी क्या खोल के रखना पड़ेगा गले में चेन? अब बेटर है अवॉइड करो, भगवान जी तुम्हारे साथ ऐसे ही साथ है बेटा। तुम चिंता अच्छा। मत करो, तुम्हारे हाथ में वो ब्रेसलेट लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को आप अपने मन में रखो ना, बहुत ज्यादा भगवान साथ देने वाले हैं। मैं मतलब, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं भगवान को ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, बट मुझे लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं मतलब अपने काम में बहुत सीरियस हूँ, उसमें कभी चीट नहीं करता। तो जो लोग अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं भगवान उनके साथ वैसे ही खुश हैं बहुत। तो तुमको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, चिंता मत करो। ओके सर। ठीक है। और उसकी नहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको। क्रॉक्स पहन के जा सकते हैं। क्या? क्रॉक्स पहन के जा सकते हैं। हाँ हाँ, दैट्स एन ओपन स्लीपर, वो आराम से जा सकते हैं आप। उसमें मतलब बेसिकली उनको दिख जाए कि हाँ ठीक है क्या है उसके अंदर, तो आराम से पहन के जा सकते हो, क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन वेयर क्रॉक्स आराम से। Sir, and the for the answer key, like while we are doing the exam, giving हम्म, the exam, so हम्म। should we note down each and every answer, like after you're finished with it, so that you can match it further, like when the provisional ones come out. प्रोविजनल आंसर, हाँ तो आप लिख के कहाँ लिख, हाँ नोट पैड तो ठीक है, तो लिख नहीं, के। वो बोले थे कि रफ शीट नहीं ले जाने हाँ सर, देंगे रफ फिर शीट तो उनसे। ले लेंगे हाँ, वो बोले रफ थे। शीट तो ले लेंगे। सर तो रफ शीट बोले थे, हाँ मुझे याद है ऐसा, वो बोले थे ऊपर नाम वाम सब लिखना होगा। हाँ। हम्म, सर मेंस एडवांस में नोटपैड देता है, आई थिंक सर मेंस में A4 साइज का रफ शीट देता है, मुझे याद नहीं है। रफ सर शीट मैंने एक। रफ शीट देंगे भी तो वो सफिशिएंट होता है बेटा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफिशिएंट रफ शीट होता है। सर फॉर द आंसर keys what should we do? अगर ले जाने देंगे तो लिख के आ जाना, अगर नहीं जाने देंगे तो फिर छोड़ देना वहीं पे ही। सर then we have to remember all of them, अरे like हाँ, what we कैसे याद उस रखेंगे? चीज का क्यों नहीं, स्ट्रेस वो कर? बाद में रेस्पॉन्स शीट अपलोड करते हैं, तुमको क्यों याद रखना दिख है? जाते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, क्यों याद रखना है, क्यों है तुम्हें? वाई डू यू नीड टू मेमोराइज दोज कि हाँ मैंने इसका क्या मार्क किया था, उसका क्या मार्क किया था? तुम तो वैसे भी रिस्पॉन्स शीट तो तुमको मिलेगा ही बाद में, है अच्छा अच्छा, ओके सर। ना?
ओके सर, ओके और सर। आंसर आंसर की का भी प्रोविजनल आंसर की पहले निकलता है। प्रोविजनल आंसर की में फिर उसके बाद फिर दे एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स कि भाई ठीक है, अगर किसी ने कुछ उन्होंने बोर्ड ने कुछ गलत किया है तो उसका फीडबैक भी वो लेते हैं, उसके बाद फिर उसको वापस से करेक्ट करके भी डालते हैं। तो उसका स्कोप पूरा का पूरा ही रहता है। एटलीस्ट जेई बोर्ड इज एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट, अनलाइक नीट बोर्ड, वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें हमेशा कंट्रोवर्सीज चलते रहते हैं, बट जेई बोर्ड इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जब भी उनकी गलती होती है तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं अपनी गलती को, और वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, संजय बोलो बेटा। सर चप्पल के साथ सॉक्स पहन के जा सकते हैं? क्या पहन के जा सकते हैं? सॉक्स सॉक्स। सॉक्स मुझे। मुझे नहीं लगता है आपको पहनने के लिए अलाउ करेंगे, मुझे नहीं लगता वो अलाउ करने वाले हैं, तो अभी आप घर पे थोड़ा आदत डाल दीजिए बिना सॉक्स के रहने का। अच्छा। ठीक है, सॉक्स मुझे नहीं लगता अलाउ करेंगे वो, क्योंकि सॉक्स के अंदर आप छुपा सकते हैं ना चिट्स को, है ना। और सच में नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली कोल्ड एलर्जी है, थोड़ा ठंड लगता है तो सांस बंद होने लगती है, तो मुझे। ऐसा होता है। मतलब उनको बताने से भी अलाउ नहीं करते कि मेरा हेल्थ का नहीं नहीं इशू है। नहीं नहीं, अलाउ नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता अलाउ करेंगे। अगर अलाउ करेंगे तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता अलाउ करेंगे, क्योंकि एनीथिंग विच जहां से भी आप चीटिंग करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो फिर वो मतलब रोकेंगे तो ही वो। इनहेलर लेके चले जाएंगे। मतलब जब मतलब इनहेलर पहन लेके के चले चले जाएंगे, जाएंगे, खांसी अगर शुरू होगा रोकेंगे तो तब इनहेलर खोलेंगे। ले लेंगे। इनहेलर ले लेंगे। मतलब और जैसे मुझे ठंड लगती है तो सर खांसी शुरू होती है ना, तो फिर इनहेलर ले लेंगे तो ऐसे। इनहेलर वो मेडिसिन वगैरह तो ले जाने देंगे, इनहेलर्स के लिए रोकेंगे नहीं। अब तुम अगर अपना क्रॉनिक प्रॉब्लम दिखाओगे तो क्यों नहीं जोड़ेंगे। सर खास के दिखाएंगे उनको। हाँ, उनके मुंह में ही खांसते हैं ना। बायोमेट्रिक चेक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, एटलीस्ट रिलैक्स सब देख रहे हैं थोड़े से। चलो सभी एग्जाम अच्छे से दो, और एग्जामिनेशन देने के बाद सबसे पहले इन्फॉर्म करना कि आपने एग्जामिनेशन कैसा दिया। अच्छा दिया तो भी इन्फॉर्म करना, बुरा गया तो भी इन्फॉर्म करना। आई बी वेरी एंक्शियस टू नो हाउ ईच वन ऑफ यू हैव गिवन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद जेई मेंस खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे। ठीक है। Sir, for those of us who have our exams on 28th, 29th, so should we continue like practice of questions? यस Like there's okay, यस sir. यस यस यस। एटलीस्ट 3 दिन पहले तक, एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले तक तो प्रैक्टिस करो कंटिन्यूसली। हाँ, जब जब 3 दिन रह जाएगा उसके बाद फिर थोड़ा रोक देना, क्योंकि आपको आपने जो पढ़ा है इस लास्ट 2 साल में, उसको एक बार अपने सारे कॉपीज को भी एक बार आपको गो थ्रू करना है ना। मतलब वो एक बार सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है आप सारी चीज़ों को मतलब बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। तो वो जब आप कॉपी एक बार देखेंगे तो आपको रिकलेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत दिन से कॉपी नहीं देखा होगा, मैं श्योर हूँ। अभी तो सिर्फ पीवाईक्यूज बस दे रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद उसके थ्रू ही बस एनालिसिस चल रहा है, बट आपने कॉपी तो नहीं देखा। Yes, sir. हाँ सर। लास्ट But कॉपी। sir, many means important facts they get left out, like in chemistry and physics. यस, मैथ्स में उतना नहीं होता। तो कोई फैक्ट नहीं है, फिजिक्स में कौन सा फैक्ट है। सर छोटा छोटा बहुत सारी चीजें होते हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह में छोटे नहीं छोटे आता। कॉन्सेप्ट जो लाइक उतने कॉमनली नहीं आते सर मॉक लाइक टेस्ट में, वो छूट स्पेशली like जाते asserts फ्लूइड्स and का तो reasons and वेटेज all. एकदम रह रहता है लाइक वैसा। लाइक लाइक सो जैसे फ्लूइड्स का वेटेज कम रहता है, तो फ्लूइड्स में बहुत सारी चीजें ऐसे थे ना सर, जो अलग से रिमेम्बर करने के थे। हाँ Sir, for example, some theory details on surface tension or something about electrostatics, like field inside a हाँ cavity सर, and all. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक So, वेव like में वो those विस्कोसिटी basic डिफरेंट type वगैरह of वेव्स भी। questions, they इंट्रोड्यूस don't come in किए। the mocks and all. वो आप जो लोगों ने तो एफ्लक्स वेलोसिटी का आपने वेरिएशन दिखाया था वहां से। किसकी वेलोसिटी की वेरिएशन, अच्छा लिक्विड प्रोफाइल की बात सर एफ्लक्स वेलोसिटी का जो आपने 3 वो केस दिखाया था ना, है। तो नहीं, मोस्टली फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही होते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाले हैं आपसे। मतलब अगर बहुत किस्मत खराब रहेगी तभी आपको ऐसा पेपर मिलेगा, बट अदरवाइज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं मिलने वाले। आपको जो भी मिलेगा वो कंसेप्चुअल ही होगा, असर्शन रीजनिंग भी होगा तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होगा। पर मुझे ना असर्शन रीजनिंग में बहुत गलत होती है। हाँ, मेरा भी वो हाँ स्टेटमेंट सर, टाइप assertion रीजनिंग क्वेश्चंस में बहुत बहुत गंदे गलत होते हैं। होता है। असर्शन रीजनिंग गलत होता है क्योंकि आप थ्योरी को अच्छे हेलो। से समझते नहीं है, तभी होता है। अब जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सोचते हो कि असर्शन रीजनिंग गलत करते हैं, बट मैं कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर वीडियो ऑन कर। किसी ने बोला कि हम एक रोटेटिंग फ्रेम में मतलब अगर एक कार है, कार में एक इंसान बैठा हुआ है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। कार में एक इंसान बैठा हुआ है, तो उस इंसान के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट उसने ये बोल रखा है, रोटेटिंग फ्रेम इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अब बताओ क्या सही है, कौन सा गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। वेरी गुड। हाँ असर्शन गलत है। हाँ
क्योंकि हम्म हम बोलते उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये तभी लेकिन एक्चुअली सेंट्रीपिटल He लग रहा है अभी। experiences Centripetal centrifugal centrifugal force, is a but pseudo actually force. और centripetal मुझे force. बोल तो लेने दो भाई, अरे मुझे बोल तो लेने दो। हाँ सर। हमारे हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सेंट्रीपिटल और या सेंट्रीफ्यूगल बोलना चाहते हैं तो। जैसे अगर आप ग्राउंड फ्रेम से बैठोगे तो आप क्या देखोगे, वो कार घूम रही है और कार के इंसान अंदर इंसान है, तो इंसान भी उस गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। और कोई भी चीज़ गोल गोल घूमने के लिए क्या चाहिए, उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। अगर एक्सेलरेशन है तो उसके लिए एक सोर्स चाहिए, मतलब फोर्स चाहिए। तो फोर्स कौन होगा, उस इंसान और कार के सीट के बीच में एक फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन ही उसको बेसिकली वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन विच इज वी स्क्वायर बाई आर। ये आपने इक्वेशन कहाँ से लिखा, ये आपने ग्राउंड फ्रेम से लिखा। बट द मोमेंट यू सिचुएट योर सेल्फ इन दी एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब कार के अंदर चले गए आप, अब आपका फ्रेम जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, वी स्क्वायर बाई आर सेंटर की तरफ। तो आपने जब उसके फ्रेम से देखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक सूडो फोर्स है वो लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ। और अब आपको वो इंसान इक्विलिब्रियम में दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे, बाहर की तरफ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। तो फिर अब आपके पास क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब आया। तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो तभी हम बोलेंगे ना जब हम उस रोटेटिंग फ्रेम में सिचुएटेड है ना। इतनी बातें बोली, देखो ये सारी चीजें क्या है, कंसेप्चुअल थी ना। अब आप इस पे गलती करके आओगे सर, बोलोगे कि नहीं सर उस रोटेटिंग फ्रेम मैं तो सोचा कि वो कार के अंदर है, मतलब उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा बाहर की तरफ। तो ये चीज आप क्या कर रहे हो, बिना कंसेप्ट लगाए कर रहे हो। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि असर्शन रीजनिंग भी आपके क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं। अगर थ्योरी अच्छी है तो आप मार्क करिए, थ्योरी अच्छी नहीं है तो फिर आप मार्क मत करिए, उसको उसको छोड़ दीजिए। हाँ मतलब अगेन, मतलब उसमें भी वो जो कैलकुलेटिव गेस करने के लिए बोला आपको, तो उसको थोड़ा सा सोच के करिए तो ज्यादातर। एक्चुअली मोस्ट रीजन इज द कंफ्यूजन होता करेक्ट है ये। एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत हाँ गलती। सर, वही। तो देखो इसको क्या होता है ना, आपको दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स की तरह देखना होता है। दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट वन पढ़ते हो तो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू पढ़ते हो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद आप रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या स्टेटमेंट टू से हम स्टेटमेंट वन को रिलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर स्टेटमेंट टू के हेल्प से हम स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली वो क्या होगा, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बट अगर इंडिपेंडेंटली करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू से हम किसी तरह से भी स्टेटमेंट वन को इन्फर नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लो कि बोला कि मान लो कि बोला कि गॉसेस लॉ सेज कि द नेट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बताओ। नॉट करेक्ट Sir, एक्सप्लेनेशन। not नॉट a correct करेक्ट explanation. एक्सप्लेनेशन। नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा नहीं, आर यू वो श्योर। हाँ उससे Yes, होना sir. है, वो चाहिए करेक्ट क्यूब होता है तो एक्सप्लेनेशन। नहीं If we होता है connect ना। the dots, then it is. याद है याद है। तो हाँ गॉसेस तो लॉ That's going डायरेक्ट to क्यों ask इन्वर्स sir. ओ क्यों अच्छा नहीं है? हाँ, गॉसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ इनवर्स सिर्फ और सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए तो है। आप अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ हटा देंगे तो फिर ये वैलिड भी नहीं होने वाला। अगर आप एक हाइपोथेटिकल दुनिया में चले जाओ जहां पे कूलम्स लॉ इनवर्स क्यूब से चलता है, वहां पे गॉसेस लॉ नहीं होने वाला। वो गॉसेस लॉ नहीं होगा। देखो अब कैसे फंसे आप मेरी बातों में। वही बात तो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा था ना। और ये सोचो हमारे क्लास के टॉपर्स बता रहे हैं। हम्म। फिर कैसे चलेगा, इसीलिए कह तो रहे इसलिए कॉपी देख के जाना पड़ेगा, सब कॉपी में लिखा है मैंने। Sir, I forgot the complete derivation of Gauss's law. हैं। तो कॉपी में लिख के रखा है कि वो दुनिया में काम नहीं करता है ना, दूसरी दुनिया में। चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए कह रहा था कि एग्जामिनेशन के पहले एटलीस्ट आपकी कॉपीज एक बार आप देख के चले जाओ। बट ये 3 दिन इसके लिए काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। तो 3 दिन से, जैसे अगर आपका 28 का एग्जामिनेशन है तो 25 तारीख तक सारा एमसीक्यू सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, एकदम जब तक डेड डेड ना हो जाओ ना, मतलब मर जाओ ना जाओ तब तक करते रहो। उसके बाद फिर लास्ट 3 दिन एटलीस्ट आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। मैथ्स में ज़्यादा ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्लास नोट्स ऐसा कुछ होता है, उसमें तो सारे क्वेश्चंस ही होते हैं। तो तो फॉर्मूले होते हैं, मतलब फॉर्मूले शीट्स। हाँ वो आप अगर वो हाँ आपने बनाया होगा मुझे लगता है, यस तो सर। वो फॉर्मूला शीट हाँ एक बार सर। देखना। बट इनऑर्गेनिक जरूर एक बार देख के जाना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप भूलते ज़्यादा हैं, तो इनऑर्गेनिक जरूर देख के। यू। ठीक है। ठीक है चलो, अभी बहुत सारी बातें हुई, मुझे बहुत मजा आया आप सबसे बात करके इतने दिन के बाद। चलो हम लोग फिर से मिलते हैं, एक बार एग्जामिनेशन हो जाए फिर से एक बार मिलेंगे, ठीक है 28 के बाद फिर से मिलेंगे एक बार। ओके चलो टाटा। बट आप सब Thank you, इन्फॉर्म sir. करना मत Bye. भूलना बाय। एग्जामिनेशन कैसा गया आपका, ठीक है हाँ आई हाँ विल सर, श्योर। यस हाँ सर, सर, हाँ सर, जरूर। ठीक है। ठीक है। Thank you, sir. चलो टाटा थैंक बाय यू सर। बाय। बाय सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। बाय Bye, बाय। sir. Thank you, sir.